अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा रिकेप कर लें कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ी। बच्चों, हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए की रेप्लिकेशन पे बात की थी। यूकैरियोट की डीएनए की रेप्लिकेशन पे बताया था कि आपको आइंदा आने वाले हर क्लासेस में उन पे बात होगी। फ़िलहाल इस लेवल पे हम प्रोकैरियोटिक डीएनए यानी बैक्टीरियल डीएनए की रेप्लिकेशन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। तो पिछले लेक्चर में बताया था बच्चों कि डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है तो एक ख़ास जगह से शुरू होती है। उस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में ORIC ओरिक से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चूँकि हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में बहुत ही छोटा डीएनए होता है, तकरीबन 12 मेगा बेस पेयर, तकरीबन 12 MBP मेगा बेस पेयर साइज होती है एक प्रोकैरियोटिक डीएनए की तकरीबन। इतने छोटे डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन काफ़ी है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए जो है बहुत लंबा होता है, तकरीबन 3500 मेगा बेस पेयर यूकैरियोटिक साइज की डीएनए होती है। यूकैरियोटिक डीएनए की साइज है, वो भी हैप्लॉइड। तकरीबन ये बात कर रहा हूँ मैं ह्यूमंस की। ह्यूमन एक यूकैरियोट है, तो ह्यूमन जो जीनोम है, हैप्लॉइड जीनोम की साइज जो है तकरीबन 3100 मेगा बेस पेयर है। सॉरी, इतना बड़ा डीएनए। तो इतने बड़े डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए एक ही जगह से अगर शुरू करेंगे, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, तो ये मुमकिन नहीं है सारे डीएनए रेप्लिकेट होना एक स्पेसिफिक टाइम में। इसके लिए आपको बताया था कि यूकैरियोटिक डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए बहुत सारे जगह से रेप्लिकेशन शुरू करना पड़ता है। तो इसलिए कहा था कि मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं यूकैरियोट्स में। तो छोड़ो, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए की रेप्लिकेशन की। तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे एक इनिशिएटर प्रोटीन पहला बाइंड होती है और थोड़ा सा डीएनए को अनवाइंड करती है, डीएनए की हेलिक्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है। और उसी के बाद एक एंजाइम आता है बच्चों, हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज एक्चुअली वो एंजाइम है जो डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करता है और ये डीएनए को अनवाइंड करता है, खोल देता है डीएनए को, और डीएनए की दो स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ऐसा एक शक्ल बनती है बच्चों, इसको कहा था आपको रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल। इस रेप्लिकेशन बबल पे बबल से ये हिस्सा अगर हम मैग्नीफाई करेंगे, इतने हिस्से को हम मैग्नीफाई करेंगे तो ऐसा शक्ल बनता है। इतना हिस्सा रेप्लिकेशन बबल का हाफ, रेप्लिकेशन बबल का हाफ अगर हम मैग्नीफाई करके बनाएंगे तो ये है। तो दूसरी साइड में भी है ये हिस्सा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, ये इस साइड से भी होती है रेप्लिकेशन, इस साइड से भी होती है। तो एक साइड हम जानेंगे तो फिर दूसरा साइड भी इसी तरह से होता है, तो आप वो भी आपको मालूम हो जाएंगे। तो ये जो शक्ल यहाँ बनाया बच्चों, इसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन फॉक, क्योंकि फॉक के जैसा शक्ल है, ठीक है, ऐसा फॉक की जैसा शक्ल है, इसलिए इसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन फॉक। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉक। रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं। ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर यहाँ बनी,
इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। इस रेप्लिकेशन फॉर्क में दो डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहा है डीएनए हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, और जैसे ही ये सिंगल स्ट्रैंड अलग हो गई, ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए की टेम्पलेट का काम करता है, गाइडिंग का काम करता है। किस चीज़ के लिए गाइड का काम करता है? न्यू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन के लिए ये गाइड करता है। अब नया जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ जोड़ कर नया डीएनए बनेगा, वो किस सीक्वेंस में बनेगा वो डिक्टेट करेगा ये स्ट्रैंड्स। इसलिए इसको कहते हैं हम गाइडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो बोथ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ ए डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट। ये स्ट्रैंड्स आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कह सकते हो। दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, आपको कल बताया भी था। टेम्पलेट स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है। फिर क्या होता है, ये दो स्ट्रैंड जब अलग हो गया, ये दोबारा रीएनिल होने का चांस रहता है इनमें दोबारा, क्योंकि ये जो बेस इनमें है ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। ठीक, इससे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक था, इनके दरमियान अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, लेकिन इनके दरमियान ये अट्रैक्शन अभी भी बना है, तो ये दोबारा रीएसोसिएशन हो सकते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए ये जो स्ट्रैंड्स उनको अलग रखता है, स्टेबलाइज रखता है सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में। उसके लिए अलग से एक प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, बच्चों उसको बताया था आपको, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, चलो ये काम मुकम्मल हो गया, ये आपको कल बताया भी था। अब डीएनए की दो स्ट्रैंड्स जो है वो एंटी पैरेलल है, आपको पता है, ये 3 प्राइम, ये उसका 5 प्राइम साइड, ये 5 प्राइम साइड है, 3 प्राइम साइड। ठीक, अब शुरू होगी बच्चों डीएनए की सिंथेसिस, न्यू डीएनए के सिंथेसिस। यहां पर दो चीजें आपको बात याद रखना है बच्चों, कि जो डीएनए सिंथेसिस है इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक है, वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये डायरेक्शन है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे डीएनए सिंथेसिस हो सकते हैं। और एक चीज, जब डीएनए सिंथेसिस होगी तो डीएनए सिंथेसिस करने के लिए और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जरूरत पड़ता है, उस एंजाइम को कहते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कई किस्म के हैं, उनमें जो 3 किस्म के डीएनए पॉलीमरेज जो है उस पर हम बात करने वाले हैं, वही मेनली यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। उन तीनों में से जो मेन हीरो है, मेन एंजाइम है, जो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम कहा जाता है उसको, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 2 भी होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 भी होती है। तो उन तीनों में से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, वही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के नया डीएनए बनाता है। लेकिन इस एंजाइम के साथ एक प्रॉब्लम यह है बच्चों कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है अपने आप से शुरू नहीं कर सकता। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के ये खुद से सिंथेसिस इनिशिएट नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन। इसके लिए एक बेस पहले से बना होना चाहिए। ठीक, तो क्या होता है, एक छोटी सी पीस बनता है आरएनए की, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए बनता है, तो आरएनए पॉलीमरेज से एक आरएनए बनता है। तो एक एंजाइम है प्राइमेस, एक एंजाइम है प्राइमेस। ये प्राइमेस एक आरएनए पॉलीमरेज है। इस प्राइमेस की मदद से क्या बनता है बच्चों, एक छोटा सा पीस बनता है आरएनए की, आरएनए की एक छोटा सा पीस बनता है। ठीक, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आपकी समझ के लिए यहां बेस में लिख कर रखता हूं। मिसाल यहां पर टी है, यहां पर ए है, यहां पर सी है, उस तरह से इनमें बेसिस है। तो यहां टी हो तो यहां पर क्या हो सकता था, टी है तो यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ पर टी होना चाहिए, यहाँ पर जी होना चाहिए, क्योंकि जब साथ में था तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पेयर था, अभी अलग कर चुका है। तो टी ए सी से और भी बेसिस है इनमें। तो इस टी को देखकर यहाँ पर एक आरएनए पीस जुड़ेगा। ठीक है, टी है तो यहाँ पर ए आएगा, ए है तो यहाँ पर टी आना चाहिए था अगर डीएनए होगा,
लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए पीस बन रहा है, एक छोटा सा आरएनए पीस बन रहा है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए पीस बन रहा है। तो यहाँ पर आरएनए में तो आपको मालूम है थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह यूरासिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थायमिन की जगह यूरासिल आएगा, तो यहाँ सी है तो यहाँ जी आएगा। तो एक छोटा सा पीस बन गया किसका, आरएनए का। ये आरएनए की पीस है, शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए। किसने बनाया, प्राइमेज, जो एक आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए बनाने वाला एंजाइम है, उसने, इस प्राइमेज ने एक छोटा सा आरएनए पीस बनाया यहाँ पर, और इस छोटे पीस को कहते हैं बच्चों प्राइमर, क्योंकि ये शुरुआत करेगा। प्राइमर मींस जो शुरुआत देता है, जो एक विच इज ए किक स्टार्टर, एक किक स्टार्टर का काम करता है ये प्राइमर। तो ये प्राइमर, प्राइमर क्या है याद रखना, प्राइमर एक शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए है जो बनता है एक एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज की मदद से प्राइमर बनता है, और वो प्राइमर यहां पर जुट जाती है किस साइड में, इन टेम्पलेट स्ट्रैंड दो में से एक की 3 प्राइम साइड में, 3 प्राइम साइड में जुड़ेगा। जब ये 3 है तो यहाँ पर ये 5 आना चाहिए, क्योंकि ये एंटी पैरेलल बनेगा। तो 5 साइड ये है, तो AUG, तो ये G वाला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक। उसके जो राइबोस शुगर है, क्योंकि आरएनए तो राइबोस शुगर, उस राइबोस शुगर की जो 3 प्राइम OH है वो फ्री रहता है। प्राइमर की 3 प्राइम वाला जो OH है, आपको मालूम है राइबोस शुगर हो या डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसका जो 3 प्राइम है, 3 वाला सर, ये OH फ्री रहता है। तो ये 3 प्राइम OH फ्री है। तो एक आरएनए प्राइमर, उसका 3 प्राइम OH जो है वो फ्री है, ठीक है बच्चों। तो ये प्राइमर जुड़ गया। तो प्राइमर जब जुड़ गया तो इसी प्राइमर पर अब 3 प्राइम OH फ्री है, एक बेस मिल गया डीएनए पॉलीमरेज को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए। फिर डीएनए पॉलीमरेज की मदद से इस 3 प्राइम OH पर जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के आगे, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड की बेस की सीक्वेंस के हिसाब से नया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यहाँ जोड़ता जाएंगे, पॉलीमराइज होता जाएगा। लेकिन कौन करेगा वो काम, यहाँ पर ये एक एंजाइम है बच्चों, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की मदद से प्राइमर की 3 प्राइम OH पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, ठीक। तो क्योंकि मैंने पहले कहा था कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं, तो इस स्ट्रैंड पर भी डीएनए सिंथेसिस होनी चाहिए, ठीक। इस स्ट्रैंड पर भी डीएनए सिंथेसिस होनी चाहिए, मगर इस स्ट्रैंड पर डीएनए सिंथेसिस में थोड़ा सा मसला है। क्या है मसला बच्चों, देखो ये है इस डीएनए स्ट्रैंड का 5 प्राइम। अगर प्राइमर यहां जोड़ा जाए, ठीक, प्राइमर यहां जोड़ा जाए, ठीक, तो यहां जोड़कर अगर 3 प्राइम साइड इस साइड करेंगे OH, तो इस साइड में क्या होंगे 5 प्राइम। तो यहां भी 5 प्राइम, यहां भी 5 प्राइम, तो 5 प्राइम दोनों एक साइड में आएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, पैरेलल। तो पैरेलल हो जाएगा, जो डीएनए सिंथेसिस हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो पैरेलल बनेगा। लेकिन पैरेलल नहीं बनना है, क्या बनना है, 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल बननी है। तो एंटी पैरेलल जब बनना है तो 3 प्राइम OH इस साइड में आना चाहिए, 3 प्राइम वाला साइड इस साइड में आना चाहिए, 5 प्राइम इस साइड में आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर यहां से तो कोई टेम्पलेट नहीं है, यहां से आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या सिंथेसिस हो जाएगा, यहां पर तो कोई टेम्पलेट गाइड करने के लिए है नहीं, ठीक है। तो डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज अकर्स इन ए डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एक चीज आपको याद रखना है। और डीएनए सिंथेसिस जो है वो एंटी पैरेलल होने चाहिए। तो ये 2 बातें याद रखना है, जब एंटी पैरेलल भी हो और सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो, ये दोनों को याद रखना है आपको, ठीक है। और ये भी कंसीडर करना है कि सिंथेसिस जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो और बनने वाला जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल भी हो, तो यहां से सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो प्राइमर जोड़ेगा बच्चों यहां पर, जितना डीएनए टेम्पलेट एक्सपोज हो गया है उतनी हद से यहां पर प्राइमर जुड़ेगी, यहां पर प्राइमर जुड़ेगा, ठीक।
तो प्राइमर जुड़ेगा तो यहाँ इसका 5 प्राइम प्राइमर की, यहाँ 3 प्राइम OH, ये प्राइमर है। प्राइमर को हम इस तरह से शेड करके रखेंगे, ये प्राइमर है। तो प्राइमर यहाँ जुड़ेगा, दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर प्राइमर रेप्लिकेशन फॉर्क के बिल्कुल कोने में जुड़ेगा। अब 3 प्राइम OH फ्री है, फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है इस 3 प्राइम OH पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ के यहाँ आगे सिंथेसाइज कर सकता है इस डायरेक्शन में। तो इतना सिंथेसिस, यहाँ तक जितना एक्सपोज है उतना सिंथेसाइज हो जाएगा, जितना एक्सपोज है उतना सिंथेसाइज हो जाएगा, इससे आगे तो हो नहीं सकता। इस तरह से हो जाएंगे। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस भी हो गई और 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम ये एंटी पैरेलल भी रह गया। ठीक, तो इस तरह से सिंथेसिस होती है। अब इतने पार्ट तो सिंथेसिस हो गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, लेकिन ये जो डीएनए हेलिकेज है बच्चों, ये आगे आगे और मूव होती है। रेप्लिकेशन फॉर्क की मूवमेंट इस तरफ है, आगे आगे रेप्लिकेशन फॉर्क मूव हो रहा है और डीएनए अनवाइंड हो रहा है डीएनए हेलिकेज की मदद से। तो जब ये डीएनए हेलिकेज यहां पहुंचेंगे तो इतने पार्ट और एक्सपोज हो चुका होगा। ठीक, और एक्सपोज हो चुका होगा। तो इसको हम थोड़ा और मिटा के मैं बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा। यहां पहुंचा, बाकी चीज तो आपको मालूम है बच्चों। अब रेप्लिकेशन फॉर्क खुल के इतना पहुंचा है, इतना पहुंचा है। ये 3 प्राइम था टेम्पलेट स्ट्रैंड का, ये प्राइमर थी, प्राइमर का ये 5 प्राइम, इतना डीएनए जो है सिंथेसाइज होकर यहां पहुंच गए। यहां डीएनए हेलिकेज है, आपको मालूम है। जो पहला प्राइमर था, जितना हिस्सा पहले एक्सपोज हो चुका था वो इतना था, तो इतना डीएनए बना चुका है। ठीक, इतने हिस्सा अब और एक्सपोज हो गया है। जब और एक्सपोज हो गया तो ये प्राइमर तो दोबारा यूज नहीं हो सकता, एक बार यूज हुआ है। अब यहां पर और एक प्राइमर जुड़ेगा, और एक प्राइमर जुड़ेगा। जितना हिस्सा एक्सपोज हो गया उतना और सिंथेसाइज हो जाएंगे। तो ये आपको मालूम है बच्चों, ये 3 प्राइम है, सॉरी ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 5 है, तो ये 3 है, ये 5, आपको मालूम है। तो दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये नए बनने वाले स्ट्रैंड्स है। तो यहां आप बच्चों याद रखना, अब यहां पर 2 स्ट्रैंड जो डीएनए के नए बन रहे हैं, देखो ये नया स्ट्रैंड जो बन रहा है, ये नया स्ट्रैंड जो बन रहा है, यहां आपको याद रखना है। ये जो स्ट्रैंड अब नया बन रहा है, ये एक प्राइमर के साथ कंटिन्यूअस बन रहा है। जैसे जैसे खोलेंगे ये तो आगे आगे कंटिन्यू जाएगा। तो एक स्ट्रैंड एक प्राइमर के साथ कंटिन्यू बन रहा है। One strand is synthesizing continuously with one primer. This strand is called leading strand. याद रखना, ये leading strand कहते हैं। ये लीड कर रहा है, ये पहले जा रहा है, जल्दी बन रहा है, ये leading strand. तो in a DNA during replication, 2 new strands are formed. One strand is formed continuously. That is called leading strand. उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर है बच्चों, लेकिन दूसरे जो स्ट्रैंड बन रहा है, दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो स्ट्रैंड बन रहा है वो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, कंटिन्यूअस नहीं बन रहा। बार बार जितना एक्सपोज हो गया उतनी हिस्से की सिंथेसिस हो रहा है विद अलग प्राइमर के साथ। तो जितने और भी प्राइमर आगे आगे जोड़ता जाएगा। तो यहां पर जो बन रहा है डीएनए वो फ्रैगमेंट्स में बन रहा है बच्चों, फ्रैगमेंट्स में बन रहा है, पीस में बन रहा है। इन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम कहते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। On one template, new DNA is synthesized continuously. That strand is called leading strand. But on the other template strand, DNA is synthesized in fragments. These fragments are called Okazaki fragments. Okazaki एक साइंटिस्ट था, ठीक है बच्चों, उसके नाम पर उन्होंने डिस्कवर किया था, उसके नाम पर ये फ्रैगमेंट्स ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहलाता है। अब इन ओकाज़की फ्रैगमेंट्स से जो स्ट्रैंड बनेगा, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो बनेगा, डिसकंटिन्यूअस जो स्ट्रैंड बनेगा
उस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को बोलते हैं बच्चों लैगिंग स्ट्रैंड। इट्स लैगिंग बिहाइंड, आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, बाद में बन रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों, समझ गया? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, लैगिंग स्ट्रैंड। और एक चीज आपको याद रखना है, ये जो डीएनए हेलिकेज जैसे जैसे डीएनए को अनवाइंड करता जा रहा है, तो इस रेप्लिकेशन फॉर्क के जो आगे है, रेप्लिकेशन फॉर्क इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे जो डीएनए है उसमें कॉइलिंग ज्यादा हो जाएगी। आप खुद तजुर्बा करके देख सकते हो। 2 स्ट्रैंड का एक धागा लेना, आप वाइंडिंग करके एक साइड को पकड़ कर रखो, दूसरे साइड से आप खोलना शुरू करो, थोड़ी देर खुल जाएगी। इसके बाद उस फॉक से आगे जो है एक सुपर कॉइल बन जाएगी, कॉइल के ऊपर कॉइल बन जाएगी, सुपर कॉइल उसको कहते हैं हम। उस सुपर कॉइलिंग की वजह से एक कॉइलिंग टेंशन प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं हम टॉर्सनल स्ट्रेन। एक कॉइलिंग टेंशन प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं हम टॉर्सनल स्ट्रेन। एक टॉर्सनल स्ट्रेन बन जाती है जो इस डीएनए के 2 स्ट्रैंड को आगे और खुलने नहीं देता। टॉर्सनल स्ट्रेन एक बन जाती है, इसको आप सिंपली टॉर्क भी कह सकते हो, TORQE। एक टॉर्क बन जाती है, एक टॉर्सनल स्ट्रेंड बन जाती है। उस टॉर्सनल स्ट्रेंड की वजह से डीएनए और अनवाइंड नहीं हो पाएंगे, और अगर और अनवाइंड नहीं हो पाएंगे तो फिर डीएनए सिंथेसिस ही पास हो जाएगा, वो रुक जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इस टॉर्सनल स्ट्रेंड को रिलीव किया जाए, ठीक है, उसको डीएनए को तोड़कर दोबारा से अनवाइंड किया जाए। तो डीएनए जो सुपर कॉइल है उसको अनवाइंड करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ता है बच्चों। यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे उसको यहाँ गायरेज कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स में उसको गायरेज कहा जाता है। ये एक किस्म का टोपोआइसोमरेज है, टोपोआइसोमरेज नाम का एक एंजाइम है जिसको गायरेज कहते हैं। ये गायरेज, ठीक है, इस टॉर्सनल स्ट्रैंड को रिलीव करता है, इट रिलीव्स द टॉर्सनल स्ट्रैंड अनवाइंड करके। एक अनवाइंड कैसे करता है? इन 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को कट करता है, कट करने के बाद दोबारा ये खुल जाएगा, खुलने के बाद ये रीसील करता है। कटिंग एंड रीसीलिंग एंजाइम भी इसको कहा जाता है टोपोआइसोमरेज। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है बच्चों। जब ये डीएनए रेप्लिकेशन आगे आगे हो रहा है तो आपको मालूम है यहाँ डीएनए के बीच में ये आरएनए पीसेस आ रहा है। तो डीएनए में आरएनए की अगर मिक्सचर हो जाएंगे तो डीएनए प्योर डीएनए तो नहीं रहेगा, इसलिए इसमें फिर एरर आती है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान इन प्राइमर्स को बाद में रिमूव करना पड़ता है। दीस प्राइमर्स शुड बी रिमूव्ड लेटर ऑन। और इन प्राइमर की जगह डीएनए सिंथेसिस करते हैं। प्राइमर आपको पता है आरएनए है, इस आरएनए को रिमूव करके आरएनए की जगह डीएनए सिंथेसिस करते हैं। तो यहां पर बताऊंगा मैं आपको। तो ये प्राइमर है, इस प्राइमर की जगह यहां पर डीएनए सिंथेसिस करते हैं। यहां पर है प्राइमर था, आप प्राइमर की जगह डीएनए सिंथेसिस करते हैं। तो प्राइमर को रिमूव करके प्राइमर आरएनए की जगह डीएनए सिंथेसिस करने के लिए और एक एंजाइम रिस्पांसिबल है बच्चों, वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है उसका काम ये है कि ये डीएनए खासकर जो लैगिंग स्ट्रैंड उनमें बहुत सारे प्राइमर्स हैं, लीडिंग स्ट्रैंड में तो एक ही प्राइमर है, उन प्राइमर्स को रिमूव करके प्राइमर रिमूवल एंड सब्सिक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ दोस प्राइमर्स बाय डीएनए वो करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब जब डीएनए बनाने के बाद भी यहां पर एक निक रहता है, एक देखो ये एक निक रहता है, निक मतलब एक यहां पर गैप रहता है। इस निक को रीसील करना पड़ेगा ताकि ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बने। इस निक को सील करते हैं बच्चों और एक एंजाइम, उस एंजाइम को कहते हैं लाइगेज। याद रखना लाइगेज, डीएनए लाइगेज, लाइगेशन मींस सीलिंग, जोड़ना। तो एक एंजाइम है लाइगेज, वो लाइगेज जो है इन निक्स को सील करता है। प्राइमर रिमूव होने के बाद डीएनए बनेगा, उसमें डीएनए बनने के बाद एक निक रहता है, उन निक्स को सील करता है लाइगेज ताकि ये स्ट्रैंड जो है एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बने। इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बनता है। एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन एक पेरेंट डीएनए से
दो कॉपीज आइडेंटिकल जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स बनती है, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बनने को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें जो जो चीज इस्तेमाल हुआ यहां पर आपको बताया गया। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गया होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएनए रेप्लिकेशन को हम कहते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव है। तो व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, उस पर हम कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों।